हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स के बारे में हमने बात किया था। स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस सब के बारे में हमने बात किया। चीज़ों को एक एक चीज़ को बताया समझाया। ठीक है। और आज हम बात करेंगे बाकी के जो आर्टिकल्स हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है, चीज़ को देखिए और शेयर भी करिए लोगों तक, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। बात करेंगे हम फंडामेंटल राइट्स के बाकी आर्टिकल के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें दिया हुआ क्या है। हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 25 से। हमने पिछले वीडियो में 24 तक हमने बात किया था, आर्टिकल 24 तक, अनुच्छेद 24 तक। अभी बात करेंगे अनुच्छेद 25 से, अनुच्छेद 25 से 32 तक। आज इस वीडियो में लगभग पूरा मतलब आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। 2 वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट कंप्लीट किया। पहले वीडियो में तो कंप्लीट करना मुश्किल था, लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए हमने 2 पार्ट्स में इसको लेके आया कि ताकि आसानी हो देखने में, और कोई पर्पज़ नहीं था। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे। हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से हमको धर्म को लेकर के स्वतंत्रता है, क्या हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं या हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। धर्म की स्वतंत्रता आखिर है क्या, कहाँ तक इसकी स्वतंत्रता है, ठीक है, कहाँ तक हमको मतलब सीमित किया जा सकता है धर्म को लेकर के, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 25 में एक बस छोटा सा दे दिया है, फ्रीडम ऑफ कंसिस्टेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियन, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये तो एक लाइन दे दिया, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, ये दिया क्या, इसका कहने का पर्पज क्या है। अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें, आर्टिकल 25, इसमें दिया कि कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। सभी व्यक्ति को अपना कोई भी धर्म मान सकता है। ठीक है, सभी व्यक्ति जो है अपना कोई भी धर्म मान सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं, कोई हिंदू है तो वो चाहे तो मुसलमान धर्म को भी अपना सकता है, कोई मुसलमान है तो हिंदू धर्म को भी अपना सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, वो प्रचार प्रसार कर सकता है, अपना प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसमें दिया हुआ है आर्टिकल 25 में तो प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप अपने धर्म को लेकर के प्रचार कर सकते हैं, आप उसको प्रकट कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसमें 2 बात और दिया हुआ है, इसको ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 चीज़ इसमें क्या दिया हुआ है, 2 चीज़ की अगर हम बात करें, जो सिख होते हैं वो कृपाण लेकर चलते हैं। ठीक है, वो कृपाण धारण करते हैं। अक्सर जो लोग सिख लोग को देखे होंगे, मिले होंगे, वो जानते हो कृपाण होता क्या है। तो उनको आज़ादी है वो कृपाण लेकर चलने की। उनमें ये नहीं है कि नहीं वो अपना धर्म का प्रचार इस तरीके से, धर्म का प्रचार का मतलब ये है कि आप ऐसा ना करें कि वायलेंस उससे ना फैले। ठीक है, तो वो कृपाण लेकर के चल सकते हैं। रही बात हिंदू धर्म की, हिंदू शब्द की, अगर हिंदू शब्द की हम बात कर लें, हिंदू शब्द की बात करें तो हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध बौद्ध और सिख भी शामिल है। ये हिंदू जो शब्द यूज किया जाता है इसमें ये सब भी शामिल होते हैं। तो आर्टिकल 25 में दिया है कि आप अपने धर्म के प्रचार कर सकते हैं। धर्म में आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उस धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको है। हाँ, यहीं तक है कि आप उससे मतलब कहीं वायलेशन ना हो। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या दिया हुआ है,
आर्टिकल 26 में ये दिया हुआ है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य मतलब मंदिर आपको बनाना है, ठीक है, या मस्जिद बनाना है, तो उसके लिए आपको जमीन लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप उसके प्रबंधन के लिए काम अपना कर सकते हैं। उसमें आपको बाधा, कहीं से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं, आप हिंदू हैं तो आप कहीं मंदिर के लिए ज़मीन नहीं ले सकते, आप मुसलमान हो तो कहीं मंदिर के लिए वो सॉरी मस्जिद के लिए ज़मीन नहीं ले सकते। तो आप उसके प्रबंधन की जो भी मतलब कार्य हैं उसको आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसमें। प्रत्येक समुदाय, जो भी समुदाय है वो अपने तरीके से अपने गतिविधियों को जैसे धार्मिक गतिविधियों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता इसमें होगी। आप धार्मिक कार्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चल अचल संपत्ति संपत्ति खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी है कि जो राज्य होता है, राज्य, अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य क्या रोक लगा सकता है। कब रोक कब लगाएगा? जब उससे लगेगा नहीं राज्य लोक व्यवस्था में स्वास्थ्य को लेकर के या अच्छे आचरण नहीं हो रहे हैं उस धर्म से, तो वो कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध लगा सकता है। वो राज्य को स्वतंत्रता होती है, उस पर वो प्रतिबंध लगा सकता है पूरी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में, जैसे आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है कि आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 में क्या दिया हुआ है? धार्मिक समूह के रूप में अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। मतलब अपने धार्मिक कार्य के लिए आप प्रबंधन करने के लिए अपना चल अचल संपत्ति क्रय कर सकते हैं, उसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आपकी आस्थाओं पर कोई रोक नहीं लगाएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, हिंदू, अगर हिंदू धर्म में बात करें, हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में कुछ ऐसे समुदाय हैं, कुछ ऐसे समुदाय हैं, ऐसे समुदाय, कम्युनिटी, जैसे वैष्णव हो गया, वैष्णव, शैव, अद्वैत संप्रदाय, ये सब क्या है? ये हिंदू धर्म में ही आते हैं सब, ठीक है। इसी तरह मुसलमान में भी अलग अलग हैं, मुसलमान में भी अलग अलग। मुसलमान में कैसे हैं? मुसलमान में अगर हम बात करें तो हनफी आ जाता है, शिया, सुन्नी, इस प्रकार के हैं। वो क्या है? मुसलमान धर्म में आते हैं, शिया, सुन्नी, चिश्ती, ये सब आते हैं। ये आर्टिकल 26, ये है आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्य के लिए आप जो प्रबंध कर रहे हैं उसकी स्वतंत्रता इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 27 के अंतर्गत क्या आता है, इसको हम आज समझेंगे। देखिए, इसमें तो एक लाइन में ऐसे दे दिया है, आर्टिकल 26 में आता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में। कर जैसे मतलब कोई भी मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी धार्मिक कार्य, उसमें कर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसी अगर धार्मिक बढ़ावे के लिए राज्य कर नहीं लगा सकता है, टैक्स नहीं लगा सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इसमें शुल्क लग सकता है। शुल्क और टैक्स में अलग होता है, शुल्क और टैक्स अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आता है मानसरोवर यात्रा के लिए, तो उसके जो शुल्क होते हैं वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। मानसरोवर यात्रा हो गया, या हज यात्रा के लिए जाते हैं सब, तो ये आपको शुल्क देना पड़ेगा। वो शुल्क और कर अलग होता है। तो इसको राज्य लगा सकती है, शुल्क को लगा सकती है, लेकिन कर को नहीं लगा सकती। कर में छूट होता है, लेकिन जो शुल्क वसूला जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि जो शुल्क वसूला जाएगा, जिस काम के लिए वसूला जाएगा, उसको उसी काम में लगाया जाएगा, उसको अदर किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। ये राज्य सरकार का काम होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 28 क्या बताता है हमको? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में
कोई भी स्कूल है, सरकारी स्कूल बात कर लें, किसी सरकारी स्कूल में धार्मिक मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म को लेकर के नहीं ज़बरदस्ती आपको, कोई हिंदू है तो बोलेगा नहीं ज़बरदस्ती तुमको कुरान पढ़ना ही है, कोई मुसलमान है तो उसको बोलेगा नहीं तुमको ज़बरदस्ती भगवत गीता पढ़ना ही है। कुछ भी मतलब लग रहा है कि नहीं एक दूसरे के विपरीत है, तो आप ज़बरदस्ती उसको नहीं पढ़ा सकते उस स्कूल में, या प्राइवेट स्कूल हो किसी में भी ऐसा नहीं कर। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, जैसे कोई ट्रस्ट वाला, जैसे मान लीजिए कि ये सरस्वती शिशु मंदिर है, तो वो उसी के लिए बना हुआ है। सरस्वती सरस्वती शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर की बात कर लें या मदरसा की बात कर लें, तो ये जो है ये इसमें जाएंगे तो आपको तो जो इसके नियम है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ये आपको पता है, इसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो हाँ, लेकिन ये नहीं है कि नहीं ज़बरदस्ती आपको सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन दिलवाया जाएगा, मदरसा में वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं इसी में, जैसे किताब में दिया हुआ है कि कहीं कहीं गौतम बुद्ध के बारे में दिया हुआ है, जैन के बारे में दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं वो धार्मिक चीज़ में, धार्मिक शिक्षा में आएगा या धार्मिक उपासना में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नैतिक शिक्षा में आता है। ऐसे लोगों को हम किताब में रखते हैं जिससे समाज को कुछ उससे बेनिफिट हुआ हो, समाज के लिए उन्होंने कुछ किया हो, वो उनका जीवन परिचय या उनके बारे में पढ़ने से समाज में एक अच्छी अच्छा संदेश जाएगा, इसकी बात कर लें तो उसको हम किसी किताब में ऐड कर सकते हैं, किसी चैप्टर में जोड़ सकते हैं, तो वो नैतिक शिक्षा में आता है, न कि वो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में आता है। अब वो गौतम बुद्ध किसी चैप्टर में आएगा तो ऐसा नहीं कि नहीं हम उसको मान लेंगे कि नहीं वो धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। या जैन का आ गया तो दिया जाता है, या अगर उनका गुरु नानक देव को बात कर लें तो ऐसा नहीं है। वो नैतिक शिक्षा के पर्पज से किसी भी किताब में वो ऐड किया जाता है आर्टिकल 28 के तहत। अब बात करेंगे हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ये था 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक हमने किया। अब बात करेंगे हम 29-30, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। इसके अंतर्गत हमको क्या क्या समझना है इसको हम देखते हैं। हम बात करेंगे आर्टिकल 29 की। इसमें क्या, इसमें यह है किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। किसी भी समुदाय का जो बोली है, बोली की बात कर लें, भाषा लिपि की बात कर लें, ठीक है, उसकी जो भी संस्कृति है वो उसकी रक्षा कर सकता है, वो उसका अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हमारी जो भाषा है उसको हम उसकी रक्षा हम नहीं कर सकते हैं, तो वो उसका अधिकार है। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 30 के, शिक्षा या संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का या अल्पसंख्यक का अधिकार। ठीक है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक माना किसको जाता है? ठीक है, अल्पसंख्यक अगर हम बात करें तो दो तरह के अल्पसंख्यक की बात कही गई है, धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, और एक है भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक संख्यक। इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 30 में। जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई, इन लोगों को अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि ये अल्पसंख्यक है तो ये अपना स्कूल नहीं खोल सकते। ठीक है, किसी प्रकार की मदद चाहिए राज्य सरकार से, राज्य सरकार से किसी प्रकार की मदद चाहिए तो ये मदद भी ले सकते हैं। इनको कोई किसी प्रकार से ये कह के नहीं मना कर सकता कि नहीं आप अल्पसंख्यक हैं, आपको हम मदद मदद नहीं करेंगे। ठीक है, आप अल्पसंख्यक के अधीन आते हैं तो हम मदद नहीं कर सकते, ऐसा कह करके कोई भी राज्य मना नहीं कर सकती है।
ये इसमें आपका अधिकार है, राइट है। ये आर्टिकल 30 के तहत आता है। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 इस समय फंडामेंटल राइट्स नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी आता था, और राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको हटा दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसी समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो 9वीं अनुसूची उसमें जोड़ा गया और उस समय ही ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। इससे होता क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी के हम एक डिफिनीशन बताएं तो इसमें था संपत्ति का अधिकार। अगर किसी का कोई संपत्ति राज्य सरकार या कहीं मतलब अधिग्रहण हो रहा था तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे, हाई कोर्ट पहुंच जाते थे। उनको ये अधिकार था कि नहीं, उनकी प्रॉपर्टी को आप कैसे ले सकते हैं। तो दिक्कतें आती थी, विकास कैसे होगा और भी चीज़। जैसे मान लीजिए केशवानंद भारती वाले मामले में था, उनका क्या था, मंदिर मठ था। तो राज्य सरकार जब उनका ज़मीन ली तो ये सीधे पहुंच गए कोर्ट। अब कोर्ट ने अपना भाई अधिकार को लेकर पहुंचे कि नहीं, मेरा तो ये राइट है, आप कैसे ले सकते हैं। तो इसमें कोर्ट ने यही कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी आपकी जो है उसमें ज़मीन ली जाएगी, लेकिन उसके बदले आपको कुछ मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आपको। इससे क्या होगा कि सरकार जो भी कार्य कर रही है उसमें बाधा उत्पन्न होगा, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाएंगी। तो अब ये संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अब इसको 300A में जोड़ दिया गया है। ठीक है, 300A में संवैधानिक अधिकार, इसको सांविधिक अधिकार का है, कानूनी अधिकार का है, तो ये उसमें कर दिया गया। इसलिए अब ये क्या हो गया, 6 मौलिक अधिकार। इस समय टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन इसको हटा देने के बाद अब टोटल 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं हमारे। तो अब इसीलिए देखते होंगे कहीं भी रोड, सड़क या कुछ भी बनता है, कहीं भी संपत्ति अगर किसी की ली जाती है तो उसके बदले, उसके एवज में जो भी मुआवजे होते हैं वो नागरिकों को प्रदान किया, जिसकी ज़मीन है उसको प्रदान किया जाता है। आप ऐसे उसकी ज़मीन को नहीं ले सकते हैं। ये राइट टू प्रॉपर्टी। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स का जो ये हिस्सा है बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर ये आर्टिकल 32 खत्म हो जाएगा तो समझिए कि फंडामेंटल राइट्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी होते हैं यहीं से होते हैं। ये रिट होते हैं, जो मूल अधिकार का हनन होता है। ठीक है, जैसे राज्य किसी के मूल अधिकार का हनन कर दिया, कोई भी राज्य हो या राज्य का कोई भी आदमी है, अगर उसके मूल अधिकार का हनन करता है तो वो क्या करता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट इसके तहत हो जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको जाने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि राज्य को आदेश देती है। ठीक है, राज्य को आदेश देती है, राज्य से ये जानने की कोशिश करती है। उसके बाद तो जो आदेश देती है इसको रिट बोला जाता है। रिट, रिट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इसको समझ से समझिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को दिए जाने वाला एक आदेश है, उसको हम रिट कहते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 32 की बात करें तो B.R. अम्बेडकर साहब, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर साहब, ठीक है, वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताए हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह क्या है, संविधान की एक विशेषता है। अभी पहले ही बताया ना आपको कि आर्टिकल 32 अगर जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन सोचिए कि फंडामेंटल राइट्स का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसके बिना फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं रिट। रिट आया कहाँ से है। ठीक है, रिट की बात कर लें तो रिट आया कहाँ से है। रिट ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, रिट, रिट जारी करने की जो शक्ति है, रिट जारी करने की शक्ति ये ब्रिटेन से प्राप्त हुई है। रिट, रिट जारी करने की शक्ति ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से, ब्रिटेन से प्राप्त की गई है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या होता था,
ब्रिटेन में भी, ब्रिटेन में जो राजा, ब्रिटेन का जो राजा होता था, ब्रिटेन में राजा को इस प्रकार में, इस प्रकार के विशेष अधिकार जारी करने की शक्ति है, अधिकार जारी करने की शक्ति है, ठीक है, करने की शक्ति है, ठीक है। ये होता है रिट। रिट जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात कर लें तो पांचों क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, लेख। इसके बारे में हम एक एक डिस्कस करेंगे कि ये इसका मतलब होता क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, उत्प्रेषण क्या होता है, अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है। इसके बारे में एक एक चीज़ों को हम बताते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ जब इसको गहराई से समझेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। और ठीक है ना, इतना टेंशन क्यों लेते हैं? इसको व्यवहारिक तरीके से समझिए ना, ये आपका जानने का अधिकार है, इसको जानिए, व्यवहारिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। अपने जो सामान्य जीवन जो जी रहे हैं इसमें ला करके इसको समझने की कोशिश करिए। इसको ऐसा मत एकदम समझिए कि नहीं एकदम बहुत बर्डन है, बहुत हमको एकदम रट्टू तोता मत बनिए, एकदम बहुत रट के समझने की कोशिश मत करिए। चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को समझिए, उसको अपने जीवन से ऐड करिए इसको, ठीक है, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। एकदम कुछ नहीं है इसमें, चीज़ों को समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं आगे, जो हमारे 5 प्रकार के रिट हैं कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वो हमारे रिट अधिकार देते हैं, क्या क्या है। हम बात कर लें अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण की। बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबस कार्पस। हैबस कार्पस क्या है? एक लैटिन भाषा है, यह क्या है? एक लैटिन भाषा है, एक लैटिन भाषा है, एक शब्द है, एक लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? इस लैटिन भाषा का जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना। इसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना, प्रत्यक्षीकरण। इसे समझिए ना, प्रत्यक्ष, जैसे मतलब प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रस्तुत करना, किसको? शरीर को। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधी अधिकार को यह आदेश देते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय व निश्चित स्थान पर निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करें, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से, ठीक है। अगर बंदी बनाने का कारण अवैध होता है तो न्यायालय तत्काल इसे मुक्त करने की आज्ञा देता है। अगर कोई भी आदमी है उसको अगर बंदी बना लिया जाए तो उसको ये लगता है कि नहीं हमको अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है, तो वो न्यायालय में सीधे जाएगा, इसकी जांच होगी, ठीक है। जांच होने के बाद अगर उसको लगता है कोर्ट को कि नहीं ये अवैध रूप से बंदी बनाया गया तो उसको तुरंत छोड़ने का आदेश दिया जाता है, ठीक है, उसकी रिहाई कर दी जाती है। तो हैबस कार्पस में दिया हुआ है, इसको हम समझेंगे लैटिन भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं उसको अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है, कोर्ट अपने न्यायालय को, निचल न्यायालय को आदेश देगी और कहेगी, इसकी जांच होगी और वो अपने यहाँ बुलाएगी। उसको लगता है तो वो अपने यहाँ बुला भी सकती है, इसकी जांच कराकर उसको लगता है अवैध रूप से बंदी बनाया गया तो तुरंत आदेश दे करके उसको रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीट की, जो दूसरा रीट है उसकी बात करते हैं, परमादेश, मैंडमस। मैंडमस होता क्या है? ये भी एक लैटिन भाषा से ही लिया गया है। मैंडमस शब्द भी, इसको भी लैटिन भाषा से ही, लैटिन भाषा का ही शब्द है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। देखिए इसी में देखिए ना, परमादेश, आदेश, ठीक, तो इसका मतलब होता है आदेश देते हैं। यह रिट कब जारी किया जाता है? परमादेश को कब जारी किया जाता है?
यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। और किसके विरुद्ध? सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध। जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। देखिए इसमें क्या दिया, इस आदेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहा है। मतलब कि जो भी अधिकारी हैं अपने कर्तव्य का सही तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, सही तरह से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया जाता है कि आप अपना काम जो है सही तरीके से करिए, ठीक है, और सही तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करिए, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया जाता है। ये किसके लिए होता है? सरकारी अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करती है और उनको बताती है कि आप अपना जो है कर्तव्य का पालन सही तरीके से करिए। अब हम बात करेंगे प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है, इसका भी शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का मतलब होता है रोकना। इसका देखें तो इसका मतलब होता है रोकना, ठीक है। यह न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसको क्या करते हैं? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। जो नीचे के न्यायालय होते हैं उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। इसमें देखते हैं, यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में कार्यवाही न करें क्योंकि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। जो भी न्यायालय हैं नीचे के, वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के कोई भी अगर काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको कहता है कि नहीं, आप उस काम को न करिए, आप उस काम को वहीं रोक दीजिए। वहाँ रोकता है वो कि इस काम को आप न करिए क्योंकि ये आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर है, तो आप क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर के इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। इस काम को आपको वहीं पे रोकना होगा। इसलिए ये प्रतिषेध लेख का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो जो भी उस समय कार्यवाही चल रही होती है उसके अंदर, तो उसको वही वो क्या करता है, न्यायालय वहीं पे रोक देता है और वहीं की वहीं वो कार्यवाही रुक जाती है। ये जब जारी होता है, प्रोहिबिशन जब जारी हो जाता है तो क्या होता है, वो कार्यवाही वहीं की वहीं रुक जाती है, उसको रोकना पड़ता है। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट की बात करें तो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की बात करें, उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रतिषेध रीट की तरह होता है। जो पीछे भी देखें प्रतिषेध रीट इसी की तरह होता है। इसका भी अगर हम बात करें तो रोकना ही एक तरह से होता है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि नहीं वो रोकने के लिए बोल देगा। उसमें क्या होता है कि कोई भी न्यायालय जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करता है या अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर के वो सुनवाई करता है, इसमें क्या किया जाता है, वो अपने पास उसको बुला लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने पास। तो देखते हैं इसमें दिया हुआ है, यह भी उस स्थिति में जारी की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य या किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलता है कि आप उस कार्य को रोकिए और उसको हमारे पास भेजिए, ठीक है। अभी पीछे प्रतिषेध में क्या देखे थे कि वो बोलता है कि आप उस कार्य को वहीं रोक दीजिए, ठीक है। तो वो कार्य जो जैसे रहता है वहीं रुक जाता है, लेकिन इसमें रुकता नहीं है। इसमें वो क्या करता है कि अपने पास मंगवा लेता है, उसकी सुनवाई के लिए उसको अपने पास मंगवा लेता है। जैसे समझते हैं चीज़ों को, जैसे प्रतिषेध पीछे पड़े थे, प्रतिषेध में क्या देता है, रोकना। वो क्या बोलता है, वो जैसे ही प्रतिषेध लेख जारी होता है वो कार्य वहीं रुक जाता है। जैसे प्रतिषेध लेख जारी होता है उसको तुरंत वहीं रुक जाता है। लेकिन ये उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण जब जारी होता है तो कार्य रुकता नहीं है, बल्कि वो उस कार्य को अपने पास सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रोक तो देता ही है, लेकिन रोकने के बाद वो अपने पास मंगा लेता है कि लाइए हम देखते हैं ये मामला क्या है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होंगी, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग यूट्यूब पे अवेलेबल है ही है, कमेंट में आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है। तो आप जहाँ से चाहें, जो भी आपकी क्वेरी, जो कुछ भी आपको डाउट हो
आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और जहाँ तक कोशिश किया जा रहा है कि चीज़ों को अच्छे से समझाया जाए, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, अच्छे से डिफाइन किया जाए, ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो है ही, बाकी ये सामान्य जानकारी के पर्पज़ से भी है। चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल क्या हो गया कि डिजिटल हो गया हर चीज़, तो लोग आसानी से अब जान सकते हैं। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के माध्यम से लोग बहुत चीज़ सर्च कर रहे हैं, गूगल के माध्यम से भी लोग जान सकते हैं। अब तो सीधे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आदर्श सिंह रेजिलियंस जब डालेंगे तो सीधे मेरा नाम एकदम फ्रंट पे ही आ जाएगा। वहाँ से हमको सीधे गूगल से भी आप सर्च करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। बाकी आपकी जो क्वेरीज होगी उसको आप पूछ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का रीट है, 5 प्रकार के रीट्स हैं। तो 5 में जो ये लास्ट रीट है, अधिकार पृच्छालेख, क्यू वारंटो। ये क्यू वारंटो क्या होता है? क्यू वारंटो की बात करें, ये भी क्या, ये भी एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्राधिकार के द्वारा। यह रिट क्या किया जाता है? यह रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई भी सरकारी पद प्राप्त करता है, लेकिन वो जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसको न फॉलो करते हुए वो अवैध तरीके से या गैर कानूनी तरीके से उसको अगर वो प्राप्त करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट ये जारी करती है और उससे पूछती है कि आपने ये कैसे इस पद को प्राप्त किया, और उसकी वो जांच करवाती है। ठीक है, उस पद की दावेदारी एवं योग्यता से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसकी वो जांच करवाती है, और लगता है कि नहीं वो पद गलत तरीके से पाया गया है या गैर कानूनी तरीके से पाया गया है, गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किया है, तो उसको तुरंत छोड़ने का आदेश देती है। वो क्या करती है, तुरंत छोड़ने का आदेश देती है कि नहीं, आप इस पद को अवैध तरीके से या गैर कानूनी तरीके से प्राप्त किए हैं, इस पद को आप छोड़ दीजिए। ये होता है अधिकार परीक्षालेख। इस अधिकार परीक्षालेख में हम क्या समझें कि जो भी व्यक्ति है गैर कानूनी तरीके से या अवैध तरीके से कोई भी सरकारी पद प्राप्त करता है, तो उस समय ये अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसकी पद की और उसकी योग्यता की जांच करवाता है। जांच में अगर उससे ये प्राप्त होता है कि नहीं ये अवैध तरीके से ये पद धारण किया गया है या पद प्राप्त किया गया है, तो उस समय तुरंत उसको आदेश दिया जाता है कि नहीं ये पद अपना आप तुरंत छोड़ दें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब लास्ट में बात करते हैं रिट के बारे में। रिट में इम्पोर्टेंट क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है क्या। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उपरोक्त 5 रिट, जो 5 प्रकार की रिट अभी हमने पीछे पढ़ा है, 5 रिट तभी जारी कर सके जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। जब आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तभी ये 5 प्रकार का रिट जारी होता है। अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी ये रिटें जारी कर सकती हैं, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। जैसे होता क्या है कि 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। इसमें यह दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ये मूल अधिकारों के मामले में रिट जारी कर सकता है। ये केवल मूल अधिकारों के मामले में, एक केवल मूल अधिकारों के मामले में रिट जारी कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी मामलों में भी ये रिट जारी कर सकता है। ये हाई कोर्ट करता है। अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान का एक ऐसा मात्र प्रावधान है जो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करता है। आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 जो है वो ऐसा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करता है, और उसके तहत हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इसमें हम जो 5 प्रकार की रिट हैं इसकी बात किए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात किए हैं, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 32 तक की बात की है। इसमें 31 की भी बात की है। 31 में देखिए पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, सबको अधिकार था कि संपत्ति का अधिकार था।
किसी प्रकार से आपकी संपत्ति को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था, आपकी संपत्ति को नहीं लिया जा सकता था। लेकिन आज ये स्थिति ये नहीं है। आज ये है कि संपत्ति आपसे तो लिया जाएगा, लेकिन उसके बदले आपको मुआवजा प्रदान की जाती है। जो भी आपका उचित मुआवजा होता है, वो आपको जो भी आपका कंपनसेशन होता है, वो आपको सरकार मुहैया कराती है और वो संपत्ति लेती है। संपत्ति लेती इसीलिए है कि ताकि देश में विकास हो सके, देश के जो कार्य हैं वो आगे बढ़ सके, इसके लिए आपकी संपत्ति को लिया जाता है। तो पहले थोड़ी स्थितियाँ खराब इसीलिए थी, राइट टू प्रॉपर्टी जब था कि जब भी किसी की संपत्ति ली जाती थी, लोग तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। वो ये हवाला देकर के पहुंचते थे कि नहीं, मेरे रिट का मतलब मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, मेरा संपत्ति आप ऐसे कैसे लग सकते हैं। तो जब संपत्ति सरकार लेगी नहीं, जब तो फिर काम आगे कैसे बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए अभी जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तभी ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में संशोधन हुआ था। तो जब संविधान हम लोग का बना था, लगभग 3 साल का वक्त लगा था। बहुत सोचने समझने के बाद भी ये संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि उसी समय अभी जब वो जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान सभा में सम्मिलित थे, उन्हीं के कार्यकाल में ही अभी प्रथम संविधान संशोधन करने की जरूरत पड़ गई। उस समय होता क्या था कि राजा महाराजा जो थे, उनके पास जमीन उमीन भी बहुत ज़्यादा थी। सबको समान रूप से वितरण करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। ये था कि नहीं, अगर इसको हम नहीं हटाते हैं तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी उस समय। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब वीडियो जो भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी आप लोगों को मदद करते होंगे हर चीज़ में, सामान्य जानकारी के लिए भी, कि एग्जाम के पर्पज़ से भी। इसके ये भी जो वीडियो आ रहा है, एक क्वेश्चन भी हम लोग एक लेकर के आएंगे। क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेकर के, जैसे 10, 20, 50 का जो भी होगा, हर एक टॉपिक से लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पूरे चैप्टर के हिसाब से नहीं, टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक के हिसाब से अपना सब कुछ होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अंत तक वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ आप लोग शेयर करते चलिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। हम लोग फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।